हेलो फ्रेंड्स, आपका द सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सब लोग यूपी की तैयारी मेहनत से कर ही रहे होंगे और उसी कड़ी में आज मैं नागरिक शास्त्र का जो नेक्स्ट टॉपिक है, भारतीय संविधान की विशेषताएं लेकर आया हूं। तो आप सब लोग उसको ध्यान से देखिए। जैसा कि आपके सिलेबस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान, मैं सोचा कि राजनीतिक सिद्धांत के साथ साथ जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है यानी भारतीय संविधान, उसको भी लेकर चले तो और अच्छा रहेगा। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था, है ना। संविधान सभा द्वारा किया गया था और इसका जो संविधान का गठन है वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर किया गया था, है ना। यानी संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर किया गया था। तो इसके बाद जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। तो जो सदस्य थे संविधान सभा के वो 389 थे, जिसका चुनाव राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया गया था। ये सब ध्यान रखिएगा। किंतु मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर संविधान सभा का बहिष्कार किया और जब उन्होंने संविधान सभा का ही बहिष्कार किया तो उसके जो सदस्य थे वो निकल गए, कम हो गए। तो 389 से कम होकर के 299 रह गई संविधान सभा के सदस्यों की संख्या। जो अंतिम रूप से जो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो कंप्लीट हुआ था, उस पर जो हस्ताक्षर करने वाले लोग थे उनकी संख्या 284 थी, याद रखिएगा। यानी कि अंतिम रूप से जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत अधिनियमित होता है, उस टाइम में जो हस्ताक्षर करने वाले सदस्य संख्या थी उन 284 थी। सदस्यों ने अपने अपने हस्ताक्षर किए और उसके बाद संविधान सभा की बैठक, याद रखिएगा, संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। संविधान सभा जो अभी पहले शुरू में आया है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके जो अध्यक्ष होने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होने थे, लेकिन वो नहीं हो सके, इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया। इनको अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है, जो अध्यक्षता किए थे 9 दिसंबर 1946 को, ये पूछा जाता है। और फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, ठीक है। और भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को धारण किया गया, याद रखिएगा। और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यहाँ धारण का मतलब यह है कि संविधान कंप्लीट हो गया था तो सभी लोग उस पर सिग्नेचर किए थे, है ना। आप लोग प्रस्तावना में देखते होंगे 26 नवंबर 1949 को इतर द्वारा अधिनियमित अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं, तो वही 26 नवंबर 1949 को ही धारण किया गया और फिर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अभी देखिए कि जो संविधान सभा द्वारा गठित समितियां बनी थी उसके अध्यक्ष कौन कौन थे। क्योंकि संविधान जो हमारा बना था तो वो अलग अलग समितियों के माध्यम से बना था, समितियों ने अपनी रिपोर्ट दिया था। तो जो समितियां बनी थी उसको देखिएगा कौन कौन सी समिति थे, उसके अध्यक्ष कौन कौन थे, ये पूछा जाता है, ठीक है। इसमें नंबर 1 है प्रस्तावना समिति। प्रस्तावना समिति BN राव इसके अध्यक्ष थे और BN राव को संविधान सभा का विधिक सलाहकार भी कहा जाता है। संविधान बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, ये सब याद रखना चाहिए आपको। BN राव। दूसरा है मूल अधिकारी समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। नीति निषेध तत्व समिति, इसके अध्यक्ष जो है तेज बहादुर सप्रू थे।
झंडा समिति जीवी कृपलानी थी। केंद्र राज्य संबंध समिति जवाहरलाल नेहरू थे। और जो लास्ट में प्रारूप समिति बनी थी, जो सभी समितियों को सिलेक्ट करना था, जिसे 7 सदस्य थे, उसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। अब संविधान के स्रोत देख लेते हैं कि हमारे संविधान में कौन कौन सी बातें डाली गई हैं, किस किस संविधान से उधार ली गई हैं। हमारे संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है ना। हमारे संविधान को भानुमति का पिटारा भी कहा जाता है। हमारे संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे संविधान की बहुत सी चीज़ें दूसरे कंट्री के संविधानों से ली गई हैं। तो उसमें कौन कौन से पार्ट, इम्पॉर्टेंट पार्ट किस किस कंट्री से, उसको देखना ज़रूरी है। पूछा जाता है कि जैसे संसदीय व्यवस्था, ये ब्रिटेन से ली गई है। मूल अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। और नीति निश्चय तत्व आयरलैंड से लिया गया है। मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 368 जो है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया। अब देखते हैं कि आपात ओपन जर्मनी से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना। जैसे 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना, हमारे संविधान की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिया गया है। और जो सांसदों के विशेषाधिकार है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली वो आयरलैंड से लिया गया है ना। लेकिन जो उपराष्ट्रपति की चुनाव की प्रणाली है वो अमेरिका से लिया गया है। इम्पोर्टेंट कन्फ्यूज़न हो सकता है। जो राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली आयरलैंड से, जो उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली है अमेरिका से लिया गया है। हमारे संविधान का जो ज़्यादा पार्ट है वो 1935 के अधिनियम से प्रेरित है ना। तो ये ध्यान रखना चाहिए आपको कि संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ठीक। राज्यसभा में राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य तथा समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को बाद में मनोनीत कर सकता है। यह व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है। ये चीज़ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान, हमारे जो पार्लियामेंट की जो पार्ट हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो 245 है, जिसमें से 245 में 12 सदस्य, 12 मेंबर को राष्ट्रपति क्या करता है, अपॉइंट करता है। किस बेस पर? कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में जो स्पेशल लोग होते हैं तो उनको अपॉइंट कर सकते हैं, है ना। और जो 233 सदस्य होते हैं वो राज्य के MLA होते हैं, उनके माध्यम से निर्वाचित होते हैं। ठीक है। ये सब बताया जाएगा क्या प्रक्रिया है। और संविधान सभा के सदस्य जो चुने गए थे, है ना, जिसकी अध्यक्षता 9 दिसंबर सच्चिदानंद सिन्हा और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो उसके सदस्यों की जो संख्या, जो सदस्य वो चुने जाते थे वो 10 लाख जनसंख्या पर चुने जाते थे, है ना। यानी 10 लाख जनसंख्या का जो प्रतिनिधित्व है वो एक सदस्य करते थे। जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है MP MLA की, तो उसी तरीके से संविधान सभा के जो सदस्य चुने जाते थे वो 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रियम्बल, प्रस्तावना। ये हमारे संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो प्रस्तावना से ही हमारा संविधान शुरू होता है। प्रियम्बल, हम भारत के लोग,
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना चाहिए आपको। अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मूल संविधान में नहीं था, उसको बाद में जोड़ा गया है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसमें कौन कौन से शब्द हैं जो जोड़े गए थे? समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ठीक है। ये दो वर्ड इधर है और एक वर्ड आपको यहाँ दिखाते हैं, और अखंडता। तीन वर्ड जो है, और अखंडता को 4 वर्ड मान सकते हैं। तो इस तरीके से ये संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 को किया गया था। 42nd अमेंडमेंट 1976 को किया गया था, याद रखना चाहिए। एक प्रस्तावना भी पूछा जाता है, शब्द क्रम भी पूछा जा सकता है, तो प्रस्तावना को आप अन्यथा मत लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। इसमें देखिए, ये न्याय है ना, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, ये न्याय है। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, ये स्वतंत्रता है, यानी इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, है ना। और समता जो है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। तो ये सब पूछता है कि समानता कौन कौन है, स्वतंत्रता कौन कौन है, न्याय कौन कौन सा है। तो ये चीज़ें आपको कन्फर्म होना चाहिए। और सभी लोग 26 नवंबर 1949 को, है ना, वो लोग संविधान सभा के सदस्य उस पर हस्ताक्षर करते हैं और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया जाता है ना। 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। इसीलिए मनाते हैं क्योंकि हमारा संविधान लागू हो गया था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू होता है और कहा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बर्थडे है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बर्थडे है, यानी आप कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट का बर्थडे है। और 15 अगस्त हमारे कंट्री का बर्थडे है, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था, तो इसलिए हम अपनी कंट्री का बर्थडे मनाते हैं। नहीं देखते हैं अब जो संविधान ये प्रस्तावना से रिलेटेड है, कुछ पॉइंट है, उसको जानना चाहिए आपको। जैसे मूल संविधान में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। ये भी पूछा जाता है ना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का केस था सुप्रीम कोर्ट में, सबसे ज़्यादा जजेस की बेंच थी इस केस में। तो उसमें फैसला किया गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग माना गया, अंग है। नेक्स्ट, प्रस्तावना में आज तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। और जो 42वें संविधान संशोधन, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था। ये समिति भी पूछा जाता है। अब अनुच्छेद 1 देख लेते हैं। भारत राज्यों का संघ है।
तो दोस्तों मैं संघात्मक और एकात्मक, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में आया है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में संघ के लिए कहीं भी फेडरेशन शब्द नहीं आया है, यानी संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द एक बार भी यूज नहीं हुआ है, बल्कि हमारे संघ के लिए यूनियन वर्ड आया है। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 3, संसद को नए राज्यों की स्थापना और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा और नामों में परिवर्तन का अधिकार है। उपरोक्त तथ्यों के कारण ही भारतीय संघ को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। इसके विनाशी राज्यों का मतलब कि राज्य का अस्तित्व नहीं हो, खत्म हो सकता है, विनाश हो सकता है, लेकिन जो संघ होगा वो अविनाशी होगा। यानी संघ, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो अविनाशी है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है ना। लेकिन अमेरिका का जो संघ है वो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होता है, यानी कि वहाँ न तो राज्य ही मिटाए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं, ख़त्म किए जा सकते हैं, और न तो संघ ही ख़त्म किया जा सकता है। तो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में ये डिफरेंस है कि भारतीय संघ को विनाशी राज्यों का संघ कहा जाता है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, और अमेरिका का जो संघ है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी दोनों अविनाशी हैं। और भारतीय में सिर्फ संघ अविनाशी है और राज्य विनाशी हो सकता है। ठीक है, यानी यहाँ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैल्यू ज़्यादा है, राज्य की कम है, इसका मतलब ये। अमेरिका में दोनों की वैल्यू है। नहीं देते, अमेरिका में राज्यों के नामों तथा सीमाओं में राज्यों की सहमति के बिना परिवर्तन संभव नहीं है। वहाँ 50 राज्य हैं और 50 राज्य की बहुत वैल्यू होती है। यदि भारत में राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है, यदि लिखा है, लेकिन यहाँ भारत में राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है, जबकि अमेरिका में राज्यों की सहमति आवश्यक है। ठीक है, संविधान में हम बताएंगे कि जो प्रक्रिया है वो राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है, वो अलग बात है ना। लेकिन यहाँ पर अमेरिका और इंडिया में ही फ़र्क है कि अमेरिका में राज्यों की सहमति आवश्यक है, लेकिन इंडिया में सहमति आवश्यक नहीं है। अब भारतीय संघ के बारे में कौन क्या कहा है इसके बारे में देख लेते हैं। केसी वेयर, ये नाम आता है, केसी वेयर ने अपनी पुस्तक फेडरल गवर्नमेंट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संघ को अर्धसंघी कहा है। तो बुक का नाम भी पूछा जाता है और भारतीय संघ को क्या कहा है ये भी पूछा जाता है। तो याद रहे, केसी वेयर ने भारतीय संघ को अर्धसंघी कहा है। ठीक है, पूछ सकता है किसने अर्धसंघी कहा है, तो आप कह सकते हैं केसी वेयर ने कहा है। किस पुस्तक में, तो फेडरल गवर्नमेंट और मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दोनों बुक याद रखिएगा। एक किसकी बुक है, केसी वेयर की। आइवर जेनिंग्स कहते हैं अपनी पुस्तक सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक मतलब लक्षण होता है, सम SOME, आप इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, सम SOME, सम। तो हिंदी में टाइपिंग करने में थोड़ा आसानी होती है। तो सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संघ को ऐसा संघ बताया है जिसमें केंद्र अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, आइवर जेनिंग्स का कहना है, और आइवर जेनिंग्स ने ही कहा है कि जो भारतीय संघ है ये वकीलों का स्वर्ग है, लॉयर्स पैराडाइज, यानी कि भारतीय संविधान कह सकते हैं वकीलों का स्वर्ग है। किसने कहा, आइवर जेनिंग्स ने कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी बुक है, पुस्तक उनकी है ग्रेनविल ऑस्टिन, उसमें भारतीय संघ को सहकारी संघ कहा है। याद रखिएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को या भारतीय संघ को सहकारी संघ कहा है। और एप्पल बाई ने
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया बुक में भारतीय संघ को पूर्ण संघी बताया है, भारतीय संविधान को पूर्ण संघी बताया है, याद रखिएगा, गेरविन ऑस्टिन ने। गेरविन ऑस्टिन ने सहकारी संघ कहा है और एप्पल बाई ने पूर्ण संघी बताया है। एक एलेक्जेंड्रोविच हैं, एलेक्जेंड्रोविच, इनकी जो पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है, एलेक्जेंड्रोविच जो है, यहाँ पर नाम आप देख सकते हैं, एलेक्जेंड्रोविच, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन इंडिया पुस्तक में भारतीय संविधान को एक अनोखा संविधान बताया है, अनोखा संविधान बताया है, ठीक है, या भारतीय संघ को एक अनोखा संविधान बताया है। तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। भारतीय संघ की प्रकृति के बारे में देख लेते हैं कि आखिर भारतीय संघ की प्रकृति कैसी है। तो इसमें देख लेते हैं कि मतभेद तब उत्पन्न होता है, मतभेद तब उत्पन्न होता है जब हम भारतीय संघ की तुलना अमेरिकी संघ से करते हैं। अमेरिकी संघ जो है एक आदर्श संघ माना जाता है। हर देश की अपनी एक अलग पहचान, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक व्यवस्था इत्यादि होता है, अर्थात किसी भी व्यवस्था को विश्व स्तर प्रणाली नहीं माना जा सकता, यानी यहाँ विश्व स्तर हो सकता है ना, विश्व स्तरीय प्रणाली नहीं कहा जा सकता, अतः भारतीय संघ की तुलना अमेरिकी संघ से उचित नहीं है। भारतीय संविधान में निश्चित रूप से कुछ एकात्मक राज्य व्यवस्था के लक्षण पाए जाते हैं। हम आपको एकात्मक और संघात्मक अलग से बताएंगे, है ना। एकात्मक संविधान, एकात्मक राज्य व्यवस्था में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल होती है, लेकिन जो संघात्मक व्यवस्था होती है उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों इम्पोर्टेंट होती है, इतना आप अभी समझिए। तो भारतीय संविधान में एकात्मक राज्य व्यवस्था के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे अनुच्छेद 3 राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 352, 356, 360, ठीक है, ये सब जो है केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। इसके पीछे जो तर्क दिया जाता है कि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखना था, न कि एक आदर्श संघ की स्थापना करना। यानी कि जो संविधान निर्माता थे वो संघ की बात नहीं सोच रहे थे कि एक आदर्श संघ बनाया जाए, बल्कि वो संविधान निर्माताओं के माइंड में था कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय एकता अखंडता है वो बनी रहे, है ना। तो लास्ट में हम कह सकते हैं भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो संघीय है, आत्मा संघीय है, इसलिए भारतीय संघ को और नाम देना उचित नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा पार्ट, उसकी विशेषता बताया हूँ, और इस पर थोड़ा थोड़ा करके मैं वीडियो दूंगा। अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, इसलिए 2-3 दिन के बाद मैं रिलैक्स हो जाऊंगा और मैं नियमित रूप से रेगुलर वीडियो देता रहूँगा। और आप लोग कोई भी संकोच मत करिएगा, डाउट मत रखिएगा कि मैं गैप करूँगा, आपका पूरा सिलेबस कवर कराना है, ठीक है। आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जितना सब्सक्राइब होता है उतना ही मेरा मनोबल और बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो और कोई अगर आपका सुझाव हो तो आप सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।